आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही सबको? क्या सब लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही सबको? सब लोग सुन पा रहे हैं जी? सबको आवाज क्लियर, सबको आवाज क्लियर, सबको आवाज क्लियर, सबको आवाज क्लियर है? चलिए जी, आवाज आ रही। चलिए, तो आवाज आ रही तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक, हो गया, सही हो गया। चलिए, मैराथन क्लास नहीं लिया, मैराथन क्लास लिया तो था संडे को। शशि कुमार सिंह जी, कहाँ ढूंढ रहे थे आप मुझे? अड्डा पर 5 डेज से बाकी है, ऐप पर लिखा है अड्डा 2% पर। ये क्या है? चलिए, वाईटी पे हुआ था, ठीक है। हाँ, कल मैराथन क्लास हुआ था। चलिए आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तेजी से स्टार्ट करते हैं। कहां तक हुआ था कल? कल कहां तक हुआ था बताइए? कल कहां तक हुआ था? नेक्स्ट क्लास में कहां तक हुआ था बताइए? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहां तक हुआ था? फिरोज शाह कराना है, फिरोज शाह तक तो हो गया था ना जी। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, देखिए इट्स अ वेरी वेरी मोस्टमेंट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, देखिए ध्यान से। फिरोज शाह तुगलक की बात चल रही है दोस्तों। कब से? 1351 से, 1351 ईस्वी से कब तक? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा 1386 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक ना। ठीक है, याद रखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से लेकर 1386 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक है, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक की बात करें जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये दोस्तों कौन? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का, किसका दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था जी? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था दोस्तों? चचेरा भाई था, ठीक ना। चचेरा भाई था कौन? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? यही फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, अगर यहां से पूछे बिल्कुल कर सकते हैं। जब मोहम्मद बिन शासक बना तो जी हाँ दोस्तों, शासक बनने के साथ ही इसने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के, याद रखिए सबसे पहला काम क्या किया जी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि ऋण को माफ किया था। किसको दोस्तों? कृषि ऋण को माफ किया था। याद रखिएगा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कृषि ऋण क्या? माफ, ठीक है ना। यानी इसने माफ कर दिया था कृषि ऋण को, क्या कर दिया दोस्तों? माफ कर दिया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इट्स अ वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जी हाँ दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए। अच्छा 1388, माफ कीजिए 1388, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 1388, ठीक है ना। चले जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो कृषि ऋण को माफ कर दिया था। कृषि ऋण को माफ किया था किसने? इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहां तक क्लियर है। शासन दोस्तों देखिए, इसी ने क्या, तो इसी ने दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना किया था। जौनपुर शहर दोस्तों देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है, जौनपुर शहर की स्थापना किया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो चीजें हमेशा, तीन चीजों में फोकस करिए। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि ऋण को माफ किया था। न केवल कृषि ऋण को माफ, बल्कि जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में जौनपुर शहर की स्थापना किया था। यहां से पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद तुगलक के कृषि ऋण को माफ कर दिया था। जौनपुर शहर की स्थापना किया था किसने? तो जी हाँ दोस्तों, इसी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसने दोस्तों दार उल सफा याद रखिएगा, दार उल सफा नामक अस्पताल का निर्माण कराया था। अस्पताल, ठीक है, किसने? इसी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक ना। अस्पताल का क्या कराया था जी? निर्माण कराया था, ठीक ना। ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, इसने क्या, तो रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्यूरो की स्थापना किया था। तो यहां से पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दार उल सफा अस्पताल का निर्माण कराया था। दारुल सफा अस्पताल का निर्माण, रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और साथ साथ में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसने दीवाने खैरात, याद रखिएगा, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था। दीवाने खैरात विभाग की बात करें, इसका कार्य क्या था, तो दान देना इसका मुख्य कार्य था, ठीक है। शासन दोस्तों देखिए, इसने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया था। ये कैसा विभाग था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये दासों का विभाग था, याद रखिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है। दार उल सफा हॉस्पिटल का निर्माण, रोजगार ब्यूरो की स्थापना, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया था। याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल कर सकते हैं। चले दोस्तों, तेजी से करिए दोस्तों। आज एक सेट बनाए, उसमें ये वाला क्वेश्चन था। क्या बात है परवेज जी, मतलब क्वेश्चन था ना जी। अरे सेटवा बनाया तो मिल रहा है ना, ये अच्छी बात है कि आपने सेट बनाया और आपको दोस्तों मिल गया। तो दार उल सफा अस्पताल का निर्माण कराया था, रोजगार ब्यूरो की स्थापना, दीवाने खैरात और साथ साथ में क्या, दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया था। कहा भाई लोग, सबके हो गए, बताएं। ऑल क्लियर? सबका क्लियर है। दार उल सफा अस्पताल का निर्माण, रोजगार ब्यूरो की स्थापना, दीवाने खैरात की स्थापना और दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। दोस्तों लिखना जरूर मेरे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लिखते चलना दोस्तों। पूरा सटीक नोट्स बनवा रहा हूं, पूरी तरह से सटीक आपका नोट्स बन रहा है। एक बार में रिवीजन करोगे ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर रहेंगी। और दोस्तों ये नोट्स ही आपका साथी है, ये नोट्स ही आपका साथी रहेगा। तो दारुल सफा अस्पताल का निर्माण, रोजगार ब्यूरो की स्थापना, दीवाने खैरात की स्थापना और दीवाने बंदगान दासों के विभाग की स्थापना की थी। याद रखिएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। डन ना है जी? अरे डन ना है जी, बताइए। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसने सैनिकों का पद याद रखिएगा, सैनिकों का पद वांछनीय बनाया था। पद क्या बना दिया दोस्तों?
वांशानुगत बनाया था, वांशानुगत बनाया था, वांशानुगत बनाया, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर कोई किसी से कोई सैनिक मर जाता है, कोई सैनिक मर जाता है तो उसका बेटा सैनिक बन जाएगा, अगर बेटा नहीं है तो उसका दामाद सैनिक बन जाएगा, अब दामाद नहीं है तो दास बन जाएगा, ठीक ना, अगर दास नहीं तो उसका रिलेटिव बन जाएगा। यानी सैनिकों के पद को वंशानुगत करने वाला, बाय बर्थ करने वाला कौन, तो यही फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, भारतीय इतिहास में किस शासक ने सैनिकों के पद को वंशानुगत बनाया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक था, ठीक ना। शासन दोस्तों याद रखिएगा, इसने क्या किया जी, इसने दोस्तों याद रखिएगा जौनपुर शहर की तो स्थापना की ही की थे। जौनपुर के शासक क्या, तो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद याद रखिएगा, फिरोजाबाद नाम सुना है। फिरोजाबाद शासक में क्या, हिसार, हिसार शासक में क्या, फिरोजपुर, फिरोजपुर दोस्तों याद रखिएगा, फिरोजपुर शासक में क्या, शिकोहाबाद, शिकोहाबाद दोस्तों याद रखिए, शिकोहाबाद जैसे शहरों की स्थापना की थी। ये सारे शहरों की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा क्या, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला जैसे शहरों की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्त, सैनिकों का पद वंशानुगत बनाया था। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, सिकोहाबाद की स्थापना की थी और इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। इसने ब्राह्मणों पे दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ब्राह्मणों पर दोस्तों देखिएगा जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया, ठीक ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगाया था, ठीक ना, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। क्लियर है जी, बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर यहां से पूछा जाए सैनिकों का पद वंशानुगत बनाया था, सैनिकों का पद वंशानुगत बनाया था जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, सिकोहाबाद, फिरोज शाह कोटला जैसे शहरों की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और साथ साथ में जी हाँ दोस्तों, इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। जजिया क्या था, जजिया कर धार्मिक कर था। किस पे लगाते थे, सभी हिंदुओं पे लगाते थे और ब्राह्मण फ्री थे, तो ब्राह्मणों पे लगाने वाला शासक कौन, यही फिरोज शाह तुगलक था। डन। सैनिकों का पद अब दोबारा से बता देता है, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि ऋण को माफ कर दिया था। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, पहले स्लाइड में, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इसने दार उल सफा नामक अस्पताल बनाया था। रोजगार ब्यूरो की स्थापना, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किया था। किसने, तो इसी फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, सैनिकों का पद वंशानुगत बनाया था। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, शिकोहाबाद, फिरोज शाह कोटला जैसे शहरों की स्थापना की थी। शासन दोस्तों, इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। वंशानुगत और अनुकंपा पे नहीं है। वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत का मतलब होता है कि बेटे का बेटा शासक सैनिक बन जाए, बेटे का बेटा सैनिक बन जाए, या दामाद बन जाए, या दास बन जाए, उसी को वंशानुगत कहा जाता है। हो गया जी, क्लियर है। अभिषेक सांडिल्य जी, अभिषेक सांडिल्य जी, हुआ क्या है कि पीछे ना क्लास लगाने में कहीं पे गड़बड़ हुआ है, ठीक ना, क्लास लगाने में गड़बड़ कर दिया है, इसको ठीक कराना है, ठीक है। हुआ क्या कि 19 नंबर की क्लास से सीधे 22 कर दिया है, 19 नंबर की क्लास से सीधे 22 कर दिया है, समझ में आ रहा है। और 22 से सीधे स्टार्ट कर दिया, तो बीच में जो 4 क्लासेस जो इसने गैपिंग किया है ना, उसके वजह से कुछ खराब हुआ है। कल मैं इसको ठीक कराता हूँ, कल मैं इसको ठीक कराता हूँ, ठीक ना, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए, सैनिकों का पद वंशानुगत बनाया था। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, शिकोहाबाद, फिरोज शाह कोटला जैसे शहरों की स्थापना की थे। इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पे क्या लगाया था जी, जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। तो यहां से आपका पूछा जा सकता है। डन है और क्लियर है। चलिए दोस्तों, देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नोट कीजिए, नोट कीजिए दोस्तों। ये कौन है तेरी रात में भाई।
चलिए, तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अगर यहाँ पे देखा जाए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक दोस्तों देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जी, तो अंतिम शासक याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन, तो नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन दोस्तों देखिएगा, नसरुद्दीन महमूद था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद वाज द लास्ट एम्परर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए दोस्तों तेईस से, ठीक है ना, जल्दी कर लीजिए दोस्तों तेईस से। जल्दी करिए, तुगलक तुगलक वंश की बात है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, तो नसरुद्दीन महमूद है। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी के दोस्तों तेईस से, जल्दी कीजिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, तो जी हाँ दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद था, ठीक है। डन है, डन है, बताइए दोस्तों इसे, जल्दी से कीजिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, तो नसरुद्दीन महमूद है, देखिए, ठीक ना। चलिए, 1388 ईस्वी में डेथ हो गई थी मेरे भाई, 1388 में डेथ हुई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक लिखिए क्या, 1388 में डेथ लिख लीजिए, जब 1388 वहां पे लिखवा रखा है, ठीक है। नेचुरल डेथ थी, किसी ने मारा नहीं था, नेचुरल डेथ थी, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, नसरुद्दीन महमूद। चलिए आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वंश क्या देखिए, सैयद वंश। अब छोटे छोटे वंश हैं, ये जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है ना। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी तक, ठीक है, 51 ईस्वी तक सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश की स्थापना कौन थे, खिज्र खान थे, देखिएगा, खिज्र खान, खिज्र खान ने क्या, तो सैयद वंश की स्थापना की थी। यानी खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान की स्थापना किसने की थी, तो जी हाँ दोस्तों, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। इसको क्या, इसको रैयत ए आला की उपाधि लिया था, रैयत ए आला। इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, रैयत ए आला की उपाधि ली थी, उपाधि ली थी, देखिए, ठीक ना, उपाधि ली थी। जल्दी कीजिएगा, रैयत ए आला की उपाधि ली थी किसने है, तो इसे खिज्र खान। इसके अलावा कुछ नहीं आता है, जो करा रहा हूं सिर्फ ईमानदारी से करिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक ना। जल्दी कीजिए, हो गया जी, हो गया जी सबका। खिज्र खान संस्थापक था, फाउंडर कौन था, फाउंडर खिज्र खान था, ठीक ना। इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन, इस वंश का अंतिम शासक कौन था जी, अलाउद्दीन बहमन शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। जल्दी कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। खिज्र सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खान थे। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी और रैयत आला की उपाधि ली थी। क्लियर है। क्षैतिज सिंह जी कहीं पे, जहां पे क्षैतिज सिंह जी कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पे सिर्फ टच देके निकलना है, ठीक है ना, पूरा हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी पूरा मुगल हमारा बचा हुआ है। एग्जामिनर को अगर ज्यादा ध्यान देना है तो आपके एग्जामिनर इसी 2 पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं, इसके अलावा किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। प्रॉमिस कर रहा हूं, कहोगे तो स्टैम्प पेपर पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक कि यूपीएससी में भी जाएगा ना तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान था। खिज्र खान ने कहेगा रैयत आला की उपाधि किस सैयद वंश के शासक ने थे, तो यही खिज्र खान था। इस वंश का अंतिम शासक कौन, तो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर है दोस्तों, डन है, डन हो गया ना जी।
अरे बैल के ना जी, कुछ तो बोली ना लोग ने, काहे ने बोला था इन लोगों ने, कुछ तो बोली लोग ने, का बैल के ना का जी, अभी लिखा था टेका जी। ठीक कर रहा हूं। आगे बढ़े, सबका नोट हो गया तो बता दीजिए। सबका हो गया, चलिए। निखत रहमान जी आंसर कर हो गया जी। खिज खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। द टाइटल ऑफ रहते आला वॉज अडॉप्टेड बाय हिम, एंड अलाउद्दीन आलम शाह वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ सैयद डायनेस्टी। चलिए, है नाली लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से था? 1451 से 1526 तक ये लोधी डायनेस्टी थी ना, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखें, लोधी वंश की बात करें, जी हाँ दोस्तों, लोधी डायनेस्टी की बात किया चल रही है, लोधी डायनेस्टी की बात चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर की बात चल रही है, फाउंडर बोले तो क्या संस्थापक कह रहा है, संस्थापक ना कह रहा है जी, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी थे, याद रखिएगा। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना जी? तो जी हाँ दोस्तों, 1451 से लेकर 51 से 1489 तक किसने, इसी ने शासन किया था। किसने? जी हाँ दोस्तों, बहलोल लोधी ने, ठीक है ना। यानी बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ, बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, याद रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। डन है, यहां तक क्लियर सबको बताइए। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का संस्थापक कौन? तो बहलोल लोधी था, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बहलोल लोधी की बात करें, बहलोल लोधी की बात किया जाए, तो जी हाँ दोस्तों, इसका पुत्र कौन? इसका पुत्र था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका पुत्र कौन? सिकंदर लोधी था, याद रखिएगा, सिकंदर लोधी। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है तो इसी सिकंदर लोधी से क्वेश्चन पूछता है। 1489 से लेकर दोस्तों कब तक? तो जी हाँ दोस्तों, 1517 ईस्वी तक, 1517 ईस्वी तक क्या इसने शासन किया था? किसने? सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी की बात करें, इसने क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसने सिकंदर लोधी की बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? सिकंदर लोधी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इसी सिकंदर लोधी की बात करें, इसी सिकंदर लोधी की बात करें, इसने भारतीय इतिहास में भूमि माप के लिए, भूमि माप के लिए, देखिएगा, भूमि माप के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी, याद रहेगा, गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यानी भूमि माप के लिए, भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत इसी ने किया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इसने आगरा शहर की स्थापना किया था, आगरा शहर की स्थापना किया था, शहर की स्थापना किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब? तो जी हाँ दोस्तों, 1504 में, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इसी सिकंदर लोधी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी, गुलरुखी दोस्तों देखिएगा, गुलरुखी के नाम से क्या, नाम से क्या, तो कविता लिखता था, कविता, कविता लिखता था, याद रखिएगा, गुलरुखी के नाम से क्या, तो कविता लिखता था। तो बहलोल लोधी की बात करें तो पुत्र कौन? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, भूमि माप के लिए गजे सिकंदर की शुरुआत की थी, गजे सिकंदर की शुरुआत की थी किसने? इसी सिकंदर लोधी ने, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। याद रखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट लगा लें यार, फोन चार्ज नहीं है।
चले, तो जी हाँ दोस्तों, यहां तक हो गया सबका जी, यहां तक क्लियर है। भूमि माप के लिए गज सिकंदर की शुरुआत, आगरा शहर की स्थापना, और शासन में गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। आंसर कर सकते हैं, जल्दी बताइए। भूमि माप के लिए गज सिकंदर की शुरुआत, साथ साथ में यहां देखिएगा आगरा शहर की स्थापना किया था, और गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। याद रखिएगा। इसने भी दोस्तों याद रखिएगा, इसने भी दोस्तों क्या, ब्राह्मणों को दोस्तों, ब्राह्मणों पे दोस्तों क्या, ब्राह्मणों पर जी हाँ दोस्तों देखिए जजिया टैक्स लगाया था, जजिया कर लगाया था, इसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहलोल लोदी की बात के पुत्र कौन सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी की शुरुआत की थी, आगरा शहर की स्थापना किया था, गुलरुखी के नाम से क्या, तो जी हाँ दोस्तों, गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। डन है। अरे तो बहुत ही सिंपल है यार, गज सिकंदर की शुरुआत किया, आगरा शहर की स्थापना किया, गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, हो गया। और ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स लगाया था। डन। जजिया कर किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। निक्की सिंह जी, अकबर ने हटाया था, ठीक ना, अकबर ने हटाया था। आगे आएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, सबका क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहलोल लोदी हो गया, बहलोल लोदी हो गया जी। बहलोल लोदी के बाद क्या, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कौन था दोस्त? सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, ठीक है ना, सिकंदर लोदी। ठीक है, अब सिकंदर लोदी के बाद दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की बात किया जाए तो इब्राहिम लोदी का समय क्या? तो जी हाँ दोस्तों 1517 से 1517 ईस्वी से क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1526 तक, 1526 ईस्वी तक किसने इसने शासन किया था? किसने? इसे इब्राहिम लोदी ने। यानी इब्राहिम लोदी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी की बात करें तो 1517 से लेकर कब, 1527 तक, 1526 तक किसने, इब्राहिम लोदी ने शासन किया था। इसी टाइम पीरियड में क्या, तो जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का दोस्तों देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए, प्रथम युद्ध पूछा जाए कब हुआ था जी? तो प्रथम युद्ध दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब? तो जी हाँ दोस्तों 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल दोस्तों कब तक? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में? तो जी हाँ दोस्तों देखिए बाबर वर्सेस क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी, ठीक ना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा युद्ध हुआ था। अगर यहां से पूछा जाए बिल्कुल कर सकते हैं। यानी दोस्तों बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन? इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध का रिजल्ट क्या था जी? अगर रिजल्ट पूछा जाए तो रिजल्ट तो सबको पता ही है। ठीक है, बाबर विजयी हुए थे। बाबर क्या हुए थे? विजयी हुए थे। बाबर विजयी। और बाबर ने क्या किया था जी? तो बाबर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? मुगल वंश की क्या तो स्थापना किया था। यहां तक हो गया जी, बताइए, यहां तक हो गया जी? नोट करते चले। बहलोल लोदी की बात कर, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ने दोस्तों क्या तो पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस कब? तो 21 अप्रैल 1526 को। बाबर वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। और इसका रिजल्ट क्या था? बाबर विजयी और मुगल वंश की स्थापना। डन। A to Z तो क्या नाम है? सतगुरु आनंद जी। यहीं पे तो नोट करा देता हूं, सतगुरु आनंद जी। आप नहीं लिखते हैं, काहे नहीं लिखते हैं मेरे भाई? का हुआ? सब ठीक है ना? सब तो यहीं पे लिखवा दे रहे हैं, नोटवा करा दे रहे हैं, तो का दिक्कत है आनंद भाई? चलिए, हो गया जी। चलिए, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। ठीक है ना, तो आई होप यहां तक क्लियर ना है जी।
ठीक है, 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस किसके बीच में है? इब्राहिम लोदी के बीच में है। रिजल्ट क्या था? बाबर विजयी। मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? तो बाबर ने, याद रखिएगा, यानी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, डन है। हाँ, इब्राहिम मारा गया था। अरे तुम बिना मारे हुए कैसे स्थापित करेंगे? ठीक है, चलिए, पहली बार तोप का उद्योग है। चलिए, तो जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश लिखिए, मुगल वंश 1526 से 1862 ईस्वी तक इसने शासन किया है। हो गया जी। 1526 से कब तक? 1862 तक हो गया इसमें। हो गया इसमें, बताइए। देखिए, मुगल वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंगोलिया क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इसके वंशज जो थे पूर्वज मंगोलिया रीजन से बिलोंग करते थे, इस कारण से इन्हें मंगोल कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, इस कारण से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान सुनिएगा, मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक कौन? तो जी हाँ दोस्तों, बाबर थे। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बाबर की बात करें तो बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में इसने दोस्तों 5 बार भारत पे आक्रमण किया था और 5वें आक्रमण में इसको सफलता मिली थी। ध्यान से सुनिएगा, मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक कौन? तो बाबर थे। बाबर को 5वें आक्रमण में दोस्तों 5वें आक्रमण में क्या सफलता मिली थी? याद रखिएगा, किसको? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बाबर को। ठीक है, शासन दोस्तों बाबर ने 5वां युद्ध दोस्तों पानीपत का 1526 में किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था और इस तरह से बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रख दी। ठीक है ना। तो अगर आपसे बाबर से पूछा जाए, मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक पूछा जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, बाबर था। ठीक है ना, यानी बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों, अगर यहां से पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे बताइए? तो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका नाम था। ठीक है ना, ये कहां का शासक था? तो जी हाँ दोस्तों, ये फरगना का शासक था। फरगना, ठीक है ना, फरगना का शासक था दोस्तों। देखिएगा, ये छोटा सा क्षेत्र कौन सा? फरगना, ये फरगना का शासक था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसी बाबर की बात करें, इसने भारत में दोस्तों देखिए, भारत में 5वें आक्रमण में सफलता पाई थी। 5वें आक्रमण में क्या पाई दोस्तों? आक्रमण में सफलता पाई थी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? बताइए, सफलता पाई थी। ठीक है, सफलता पाई थी। ठीक है, सफलता पाई थी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपसे क्या देखा जाए, सबसे पृथ्वीराज चौहान की स्टडी क्यों नहीं कराए जाते हैं भाई? और रत्ना वर्मा जी, कहाँ पे पृथ्वीराज चौहान करा तो दिया, उसमें तराइन का युद्ध पढ़ा तो दिया, रत्ना वर्मा कहाँ रह गई थी यहाँ पर? रत्ना जी, रत्ना जी कहाँ रह गई थी? ठीक है, चले, मुगल वंश की बात करें 1526 से 1862 तक इसने शासन किया है। संस्थापक कौन? तो बाबर है। बाबर की बात करें तो फरगना का शासक था। इस बाबर की बात करें, 5वें आक्रमण में बाबर को सफलता मिली थी। क्लियर है? क्लियर है सर? यादव, परिहा, चोल, ये सब नहीं पढ़ना है क्या? अब पंकज जी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायमेंशन नहीं पढ़ना है। पंकज जी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायमेंशन नहीं पढ़ना है, जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, संस्थापक कौन थे? बाबर थे, फरगना के शासक थे। ठीक है, साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, साथ साथ में इन्हें 5वें आक्रमण में इन्हें क्या, तो इन्हें सफलता मिली थी। ठीक है, यहां तक हो गया जी। क्या यहां तक डन है सबको? बताइए, सबका यहाँ पे डन है?
पांचवें आक्रमण में इसको सफलता मिली थी। और पांचवें आक्रमण कौन, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों, पांचवें आक्रमण में क्या मिली थी इसको, सफलता मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाबर के बारे में थोड़ा सा हमें बेसिक पे जाना चाहिए, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, अगर बाबर की बात करें, बाबर की बात किया जाए, बाबर चूंकि ये फाउंडर है, ये कौन है दोस्तों, फाउंडर है, ठीक ना, किसका, मुगल वंश का संस्थापक है। अगर इसका जन्म की बात किया जाए तो याद रखिएगा, इसका जन्म कब हुआ था जी, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी, याद रखिए 14 फरवरी, ठीक ना। देखिए कितना सौभाग्य प्राप्त किया है। 14 फरवरी 1483 को, 1483 ईस्वी को इसका जन्म अंदीजान में हुआ था। कहां पर दोस्तों, स्थान कौन सा था, स्थान था दोस्तों देखिएगा अंदीजान, ठीक ना। अंदीजान में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये कहां पे दोस्तों, तो अंदीजान कहां पे बताइए, तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा एक शहर, छोटा सा कस्बा है उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, किसका, इसी बाबर का, ठीक है। यानी बाबर का जन्म दोस्तों देखिएगा 14 फरवरी 1483 को अंदीजान उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। डन है जी, अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए, हो गया। चले यहां तक डन हो गया, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक ना। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सासुन दोस्तों देखिए, इसके पिताजी का नाम पूछा जाए, इसका पिताजी का नाम क्या था बताइए, तो जी हाँ दोस्तों, इसके पिताजी की बात किया जाए तो उमर शेख मिर्जा, बिल्कुल से दोस्तों देखिएगा, ठीक ना। उमर शेख मिर्जा की बात करें तो उमर शेख मिर्जा, ठीक ना, उमर शेख मिर्जा क्या थे, तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, इनके पिताजी का नाम था। जबकि दोस्तों याद रखिएगा, माता जी के नाम बात करें तो कुतलुक निगार खानम, ठीक है ना। इनकी माता जी का क्या नाम था जी, तो माता जी थी कौन, तो कुतलुक, दोस्तों याद देखिएगा, कुतलुक, कुतलुक, कुतलुक निगार खानम, निगार, निगार खानम, दोस्तों याद देखिएगा, खानम इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या, तो उमर शेख मिर्जा था। जबकि इनकी माता जी का नाम क्या, तो कुतलुक निगार खानम इनकी माता जी का नाम था। जबकि पत्नी जी का नाम पूछा जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनकी पत्नी कौन थे बताइए, तो जी हाँ दोस्तों, इनकी पत्नी की बात किया जाए तो याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था बीबी मुबारिका, बीबी मुबारिका इनकी पत्नी जी का नाम था, बीबी, बीबी मुबारिका, मुबारिका इनकी पत्नी जी का नाम था। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं बताइए। जी हाँ दोस्तों, बीबी मुबारिका इनकी पत्नी जी का नाम था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इनके बच्चों की बात करें, बच्चों की बात करें तो बच्चों का नाम क्या था जी, तो दोस्तों याद रखिए, हुमायूं, नाम सुना है, हुमायूं दोस्तों याद रखिए, इनका बेटा था, कामरान था, कामरान। शासन दोस्तों याद रखिएगा, कामरान था, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, अस्करी, अस्करी के साथ साथ क्या, तो हिंदाल दोस्तों देखिएगा, हिंदाल था, ठीक ना। इसकी एक बेटी भी बहुत चर्चे में थी, बेटी भी बहुत ज्यादा चर्चित थी, जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम, गुलबदन, गुलबदन बेगम दोस्तों देखिएगा, इसकी बेटी जी का नाम था। क्लियर हो गया जी। एक बच्चे ने पूछा, एक बच्चा कह रहा था बापुआ के नाम नहीं बताए, बापुआ के नाम नहीं बताए। हमने कहा लो पूरा खानदाने लिख देते, काहे घबरा रहे हैं, ठीक है। याद तो आप ही को ना करना है, अरे हमको तो याद करना नहीं, यादवा तो आप ही ना करिएगा। तो लीजिए पूरा खानदान के बारे में, ठीक है। आएगा पेपर में कुछ नहीं, यहां से कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप मेरा नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं तो लीजिए कितना चाहिए नॉलेज, अरे पूरा जो है A to Z। लेकिन मुझे पता है यहां से कुछ नहीं आएगा, समझ में, यहां से कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन कह रहा है कि बपुआ का नाम बता देते तो बहुत अच्छा रहता। लीजिए बपुआ का नाम का, ओकर मातारी के नाम जानिए, ओकर बचवा के नाम जानिए, ओकर बीबी के नाम जानिए, सबका नाम जानिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले तो जी हाँ, तो जन्म 14 फरवरी 1483 है, स्थान अंदीजान उज्बेकिस्तान है। शासक पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा, माता जी का नाम क्या, तो कुतलुक निगार खानम, और बीबी का नाम क्या, पत्नी का नाम क्या, तो बीबी मुबारिका, बीबी मुबारिका इसकी पत्नी का नाम था। जबकि बचवा सबका नाम क्या था, तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल
और बेटिया का नाम क्या था? तो बेटिया का नाम था क्या? गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी, याद रखिएगा। जल्दी कीजिए दोस्तों, इसे नोट करिए। हट गया हूं मैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सबका? सब नोट कर लिया? चलिए, यहां तो सबका डन, सबका डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? आगे समझ ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे बाबर की बात किया जाए, बाबर की बात किया जाए, ध्यान समझिएगा। अगर हम बाबर की बात करें, बाबर की बात का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो जी हाँ दोस्तों, पांचवें आक्रमण में, जो बाबर लिखवा रहा हूं, पांचवें आक्रमण में, आक्रमण में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, आक्रमण में दोस्तों बाबर को सफलता मिली थी, बाबर को सफलता मिली थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, सफलता मिली। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करके जाना है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो जी हाँ दोस्तों, पहला जो बाबर ने भारत में पांचवा आक्रमण किया, कौन सा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था 1526 में। 1526 में क्या? तो पानीपत का युद्ध, याद रखिए, पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था। किससे दोस्तों? तो याद रखिए, बाबर वर्सेस दोस्तों, शॉर्ट में करा रहा हूं, बाबर वर्सेस किसके बीच में है? इब्राहिम लोदी, ठीक ना? इब्राहिम लोदी इसमें क्या हुआ? पराजित हुआ था। सब में बाबर जीते हैं, बाबर सब जीते हैं और सबकी हार हुई है, ठीक ना? दूसरा 1527 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा कौन सा? तो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कब? तो जी हाँ दोस्तों, 1527 में। किसके बीच में? तो बाबर दोस्तों, देखिए बाबर वर्सेस किसके बीच में? तो राणा सांगा कहां के? तो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। देखिए ध्यान से दोस्तों, बाबर की बात करें तो दोस्तों देखिए, बाबर जब भारत पे आक्रमण कर रहा था निरंतर, तो जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी सगे संबंधियों ने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें राणा सांगा की सहमति थी। राणा सांगा को लगा कि बाबर आएगा, जो मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा को लगा कि बाबर आएगा और यहां से धन संपदा लूटेगा और चला जाएगा, ठीक ना? राणा सांगो को ये लगा, और राणा सांगो लगा कि बाबर जो इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा और मैं एज ए मेवाड़ का शासक हूं, जाके दिल्ली पर अटैक कर दूंगा और दिल्ली को जीत लूंगा और पूरा एक छत भारत में मेरा राज होगा। ये राणा सांगा सपना देख रहा था। सुना? जब बाबर आए तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किए और दिल्ली पर और आगरा पे जाके कब्जा कर लिया। अब राणा सांगो लगा, करे ये क्या हुआ? ये तो जो है वापस गया ही नहीं। तो अब तो निर्णायक युद्ध तय था, क्योंकि राणा सांगा को रहा नहीं गया और बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा हार गए। राणा सांगा की हार हो गई और बाबर क्या हो गए? विजयी हो गए, ठीक ना? 1528 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, कौन सा? तो दोस्तों युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध हुआ। कौन सा दोस्तों? चंदेरी का युद्ध हुआ। देखिए, चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, बाबर वर्सेस दोस्तों देखिएगा किसके बीच में? बाबर वर्सेस किसके बीच में? मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सा दोस्तों? मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सा दोस्तों? मेदिनी राय, ठीक ना? मेदिनी राय, याद रखिएगा, मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक ना? इसमें भी बाबर क्या हुए? विजय हुए। इसमें भी बाबर की क्या हो गई? विजय हो गए, ठीक ना? बाबर विजय। सब युद्ध में बाबर जीत रहा है भाई जी, सब युद्ध में बाबर जीत रहा है, ठीक ना? याद रखिएगा, आगे चलकर 1529 ईस्वी में जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध हुआ कौन सा? घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों जो घाघरा युद्ध में कौन? तो बाबर वर्सेस दोस्तों याद रखिएगा किसके बीच में है? तो महमूद दोस्तों याद रखिएगा, महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें भी बाबर क्या हुए? विजयी हो गए, ठीक है? इन चार युद्धों ने बाबर की किस्मत पलट दी। इन चार युद्धों ने बाबर की किस्मत पलट दी मेरे दोस्तों, किस्मत पलट दिया। पांचवें आक्रमण में बाबर को सफलता मिली। पानीपत का युद्ध लड़ा, बाबर विजयी। खानवा का युद्ध लड़ा, बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर विजयी। और घाघरा के युद्ध में जो अंतिम दुश्मन थे, जो इब्राहिम लोदी के सगे संबंधी बिहार में जाकर छुपे थे, महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे और लास्टली महमूद लोदी ने दोस्तों बाबर के साथ घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद लोदी की। अब बाबर खुश, पूरी तरह से खुश, क्योंकि पूरा एक छत्र नॉर्थ इंडिया बाबर के चरणों में था।
अब बाबर की बात करें तो बाबर ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। कारण क्या था? कहा जाता कि इसका पुत्र जो हुमायूं था, ये बीमार पड़ गया। जो बड़का पुत्र था, जब जो सबसे बड़का पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका नाम क्या था? हुमायूं। अब जब हुमायूं जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था, बीमार पड़ गया। जब ये बीमार पड़ गया, ठीक है, तो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि लग रहा था कि हुमायूं मर जाएगा। अतः इसने बाबर ने अल्लाह से फरियाद किया कि ए अल्लाह, मेरे पुत्र की जान बख्श दे और मेरे बदले मेरी जान ले ले। अब ये स्टेटमेंट से ऐसा पता चलता है हुमायूं ठीक होने लगा। हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर की तबीयत खराब होने लगी और लास्टली 1530 ईस्वी में, याद रखिएगा 1530 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा कहां पर? लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर मृत्यु हुई दोस्तों? लाहौर में मृत्यु हुई। पहले आगरा में इसको दफन किया गया था। पहले आगरा में दफन किया गया था, बाद में इसे काबुल में दफन कर दिया गया। पहले आगरा में दफन किया गया, बाद में इसे काबुल में दफन किया गया था। किसको? इसी बाबर को। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर बताइए। इसका मकबरा कहां पे है? मकबरा पूछ सकता है ना जी, मकबरा कहां पे है? तो वर्तमान में इसका मकबरा कहां पे? तो काबुल में है। ठीक है ना? कहां पे मकबरा है जी? काबुल। पहले आगरा में और बाद में दोस्तों कहां पर? काबुल में इसे दफन किया गया था। हो गया जी। सर कैसे पॉसिबल सर, एक ही आदमी को दो जगह दफन? अरे कुछ नहीं है, पहले आगरा में दफन किया गया था। आगरा में जब दफन किया गया तो वहां से फिर उसकी कब्र को निकाल करके कहां पर? काबुल ले गए। उसने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मुझे काबुल में दफन किया जाए। काबुल में दफन किया जाए तो उठा करके आगे चलकर हुमायूं ने उसकी कब्र को निकाल कर कहां पर? काबुल में जाकर दफनवा दिया था। ठीक है? अरे बाप रे, नोट क्लियर। बाप रे, मोहम्मद कमल हुसैन जी, आपने तो बस लिख दिया नोट क्लियर। ठीक है ना? अब मेरा आपने काम बढ़ा दिया जो है। ठीक है, चलिए बाबर की बात करें तो बाबर ने 5वें आक्रमण में बाबर को सफलता मिली थी। बाबर ने इतिहास में 4 युद्ध लड़े थे, सबसे बड़े बड़े। 1526 के पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के युद्ध में अपने साम्राज्य की नींव रख दी। दूसरा दोस्तों फिर से खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। इसमें राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा क्या हुआ? पराजित, है ना? फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध किया। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। आगे चलकर 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। किससे? महमूद लोदी से। अब महमूद लोदी को पराजित करके यहां पर दोस्तों इन 4 युद्धों ने बाबर की तकदीर बदल दी और इस 4 युद्धों ने बाबर को भारत में मुगल वंश की नींव रखने में सहायता की। क्योंकि बाबर ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था, लेकिन वो ज्यादा समय तक जिंदा ना रह सका। क्योंकि बाबर की बात करें तो बाबर ने दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कहां पर? लाहौर में मृत्यु हो गई थी और इसकी कब्र को कहां पे? काबुल में दफन किया गया है। यद्यपि लाहौर में मृत्यु हुई थी, पहले इसकी कब्र को आगरा में, बाद में वहां से निकाल कर काबुल में दफन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, 1527 में जिहाद का नारा दिया था, बिल्कुल सही है। कहां पर? खानवा के युद्ध में, ठीक ना? हो गया जी। अरे यहां तक हो गया सबका? सबका हो गया? इतना जल्दी आपकी क्लास में इतना जल्दी समय बीतता है, इतना जल्दी बीतता है समय, यकीन मानिए मैं खुद नहीं सोचता हूँ इतना जल्दी चुटकियों में समय बीत जाता है यार। चले देखिए ध्यान से, इसकी उपाधि क्या थी? बाबर की उपाधि क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी उपाधि क्या थी? कलंदर इसकी उपाधि थी। कलंदर दोस्तों देखिए इसकी उपाधि थी ना। कलंदर क्या थी इसकी उपाधि? कलंदर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या? दानशील व्यक्ति। दानशील, ठीक ना? दानशील व्यक्ति को क्या कहते हैं? कलंदर कहा जाता है। ठीक है, शासन दोस्तों देखिएगा, इसकी बात करें, इसी बाबर की बात करें, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक दोस्तों क्या? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, याद रखिएगा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी की रचना की थी किसने? बाबर ने। किसमें? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। याद रखिएगा,
इसी का दोस्तों, इसी का एक भाग है, एक भाग और एक भाग है कौन सा, तुझ के बाबरी का एक भाग है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसे आप लोग बाबरनामा कहते हो। क्या कहते हो, बाबरनामा, ठीक है। ठीक है, सासुन दोस्तों देखिए, इसने कविता लिखी थी, इसने कविता क्या लिखी थी, तो इसने कविता लिखी दोस्तों, देखिएगा कविता क्या लिखी थी जी, एक कविता का नाम क्या था, अरे हाँ, इसने कविता लिखी थी रिसाल ए ऊसज, रिसाल ए ऊसज के नाम से क्या, तो कविता लिखी थी, याद रखिएगा, रिसाल ए ऊसज के नाम से कविता लिखी थी, याद रखिएगा। और इसने स्क्रिप्ट शैली को जन्म दिया था, इसकी इसने एक स्क्रिप्ट थी शैली, क्या नाम था उसका, मुबैयान। क्या था दोस्तों, मुबैयान। इसने स्क्रिप्ट को जन्म दिया था, एक लेखन शैली थी, क्या थी दोस्तों, ये लेखन शैली थी। ऐसा माना जाता है इसकी कोई प्रेमिका थी, कोई प्रेमिका थी, उससे बातचीत करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट तैयार करी थी, जिसको क्या, मुबैयान कहा जाता है। यानी मुबैयान स्क्रिप्ट की बात करें तो यही दोस्तों किसने, बाबर ने मुबैयान स्क्रिप्ट को जन्म दिया था, याद रखिएगा। इसको अच्छी तरह से रट जाइए, इसको रट लो, इसको क्या कर लो, रट लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चनवा यहीं से पूछता है, क्वेश्चनवा दोस्तों यहीं से पूछता है। उपाधि क्या थी, कलंदर, दानशील व्यक्ति मतलब होता है। तुजु के बाबरी की रचना की थी, तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था, ये क्या था, एक भाग है बाबर नामा, इसका एक भाग है, इसी का लेखक है, ठीक ना। ठीक है, साथ साथ में रिसाल ए ऊसज के नाम से कविता लिखता था, और मुबैयान क्या, स्क्रिप्ट दोस्तों, देखिए स्क्रिप्ट को जन्म दिया। सर आपको कितना कुछ याद है, हम लोगों को तो कब इतना चलिए, अभी तो आप लोग जो अभी तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहा है, और जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी अब पॉलिटिक्स संविधान पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जब संविधान पढ़ाऊंगा तो कहेगा बाप रे संविधान ही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और जब कहेगा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो कहेगा बाप रे ज्योग्राफी इतना सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो कहेगा कि इकोनॉमिक्स में तो कमांड इतना तगड़ा है। सब मैं अपनी अपनी खुद अपनी बड़ाई अपने आप नहीं कर रहा हूँ, खुद ही करता है, सब बच्चा करता है, ठीक है। चलिए हो गया ना जी यहाँ तक। चलिए दोस्तों याद देखिए, कल से दोस्तों याद, कल से दोस्तों शाम को कितने बजे, 6 पीएम से 8 पीएम तक, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों याद देखिए, बिहार पुलिस के लिए कुछ खास होने जा रहा है। बिहार पुलिस का मॉक शुरू होने जा रहा है, मॉक शुरू होने जा रहा है, मॉक फर्स्ट है कल। तो जिसको भी ज्वाइन होना हो, मतलब जिसको ज्वाइन होने का मतलब कि जो बिहार पुलिस, आपके घर में कोई रिलेटिव हो, कोई आपका बच्चा हो, आपका कोई भाई हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, या एनीथिंग, कोई भी रिलेटिव हो, समझ में आ रहा है। अगर वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको बिहार अड्डा 24/7, बिहार अड्डा 24/7 पर शाम को 6 बजे भेज देना, क्योंकि कल से क्या हो रहा है, तो कल से मॉक शुरू होने जा रहा है, ठीक है, बिहार पुलिस का, ठीक है। शाम को 6 से 8, 2 घंटे लगातार, 2 घंटे लगातार। चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए तक काफी है। और दोस्तों एक छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म भी आता है, आपसे बार बार कहता हूं, बहुत सारा बच्चा फीडबैक फॉर्म नहीं भरता है, अब पता नहीं काहे नहीं भरता है, अब बार बार बोलना पड़ता है यार। तो फीडबैक व फॉर्म भर दीजिएगा, इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक ना। इतना इंटरेस्टिंग तरह से आपको पढ़ाता हूं, हर तरह से, हर एक डायमेंशन को, तो इतना तो फर्ज आपका बनता है कि 1 मिनट निकाल करके आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। और यदि आप अगर हमारे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बढ़िया लिखना चाहते हैं, तो जरूर लिखिए कि कैसी आपको टीचिंग लग रही है, किस तरह से हम आपके साथ एंटरटेनमेंट के साथ, पूरा दोस्तों इंजॉयमेंट के साथ आपके साथ पूरी तरह से पढ़ाते हैं, एनर्जेटिक होकर पढ़ाते हैं। जरूर लिखिए दोस्तों हमारे बारे में। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।